हेलो एवरीवन, अभी हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टनर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट। मतलब ये कमिंग इन मतलब एडमिशन है, ये प्रॉपर एडमिशन है। एक टॉपिक पहले आया था एडमिशन, वहाँ पे हमने देखा था एडमिशन का मतलब था रिप्रेजेंटेशन। ये कमिंग इन मतलब जो एडमिशन हो रहा है, अकाउंट्स वाला एडमिशन, ठीक है, अकाउंट्स में जो पढ़ते थे। गोइंग आउट मतलब रिटायरमेंट, डेथ वगैरह, वो सब जो चीज़ें हैं, मेनली रिटायरमेंट की बात। सो देखो, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि नो पर्सन, कोई भी पर्सन नहीं होना चाहिए विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं होना चाहिए। मतलब एडमिशन तभी हो पाएगा जब सारे पार्टनर्स एग्री हो। इसको हम बहुत बार देख चुके हैं। लाइबिलिटी ऑफ द न्यू पार्टनर्स ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। अभी नए पार्टनर की लाइबिलिटी पता है किस दिन से होगी? जिस दिन वो पार्टनर बन जाएगा। सीधी सी बात एक समझ के रखो, कोई भी लाइबिलिटी किसी भी पार्टनर की तब से शुरू होती है जिस दिन से वो पार्टनर होता है, और जिस दिन तक होता है। उससे पहले और उसके बाद की लाइबिलिटी उसकी नहीं होती है। मैं जब तक पार्टनर था, मेरे सामने जो कुछ हुआ तब मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। अनलेस ही एग्रीज टू लाइबल फॉर ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू द डेट। अगर भाई वो खुद ही कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं पहले वाली मेरे आने से पहले की भी अगर कोई लाइबिलिटी होगी तो उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर तो बात अलग है। अगर कोई अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है तो उसको कौन रोकेगा? ठीक है, मतलब कई रीजंस हो जाती हैं, तो सिर्फ मजाक था। तो कई रीजन से वो कह देता है कि कोई बात नहीं, मैं पूरी संभालने को रेडी हूँ पूरी फर्म को, चाहे इससे पहले भी कुछ दिक्कत होगी तो मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, ठीक। सो उस केस में उसके पहले की लाइबिलिटी होगी, वरना नहीं होगी। न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस इट मे एग्री टू एज्यूम लाइबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग डेट ऑफ द। चलो पहले इतना पढ़ते हैं। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु जॉइंस इट, नई फर्म हो या फिर उसमें कोई नया पार्टनर आया हो, मतलब एग्जिस्टिंग फर्म में, may agree to assume liability for the existing debt of the old firm, and creditor may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partners। इस लाइन का कोई खास रेलेवेंस नहीं है। ये नॉर्मली ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई आपकी नई फर्म है या फिर पुरानी फर्म को आपने खरीदा है या कोई नया पार्टनर आया, अब पुराने वाले की जो लाइबिलिटीज़ वगैरह थी ना, वो अब आप हो सकता है कि आप कह दो कि कोई बात नहीं, पुराने वाले की लाइबिलिटी वगैरह मैं पे कर दूंगा, तो उस केस में आप पे कर दोगे, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे वाले केस में हमें क्या करना होता है? क्रेडिटर की कंसेंट नेसेसरी है। क्रेडिटर की कंसेंट नेसेसरी है। मतलब देखो, जैसे मान के चलते हैं पहले एक फर्म थी ए बी सी। ये ए बी सी ना अभी नई फर्म बन रही है, चाहे तो पार्टनर चेंज हो रहे हैं, चाहे फर्म को किसी ने खरीद लिया, कोई भी रीज़न है। जैसे अभी इसका नाम हो गया एक्स वाई जेड, क्लियर। अब क्रेडिटर थे, क्रेडिटर, एक क्रेडिटर था मिस्टर डब्लू, ठीक। इसको क्या लेना था? इससे ना पैसे लेने थे फर्म से 20 लाख रुपीज़। अभी क्या हुआ, ये ना अपनी सारी एसेट और लाइबिलिटी किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एक्स वाई एंड जेड को। तो यहाँ पे ना क्रेडिटर से परमिशन लेनी पड़ेगी आपको कि भाई हम अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। ए और ए बी सी क्या कहेंगे? हम अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर रहे हैं और आज से जो पैसा है ना वो तुम्हें कौन देगा? एक्स वाई जेड। भाई क्रेडिटर से तो पूछना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो ना कि आप किसी के नाम भी ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इसलिए क्रेडिटर से पूछना रहेगा। क्रेडिटर कहेगा कि चलो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पे करो या वो पे करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ओके। अगर क्रेडिटर कहेगा नहीं भाई, मैं एक्स वाई जेड को जानता नहीं हूँ, आपसे बात हुई है, मैं किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मुझे नहीं पता वो कैसे नेचर के हैं, आपको तो फिर भी मैं जानता हूँ, मुझे तो आपसे ही लेना है, तो फिर आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। मेन इसमें मेरे पास इतना ज़्यादा मेन नहीं है। मेन यही है कि ये वाली फर्स्ट वाली लाइन कि कोई पार्टनर आप नया एडमिट नहीं कर सकते हो, और जो ऑब्लिगेशन है उस दिन से होगी जिस दिन से आपने ज्वाइन करा, बस ये बात वाला इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अब पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर्स रेडी होंगे तभी छोड़ के जा सकते हैं, अकेला छोड़ के नहीं जा सकते अपनी मर्जी से। इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द पार्टनर्स, या फिर आपका कोई एग्रीमेंट हो रखा था, कुछ उसमें कह रखा था कि कभी कोई जाना चाहे तो फ्रीली जा सकता है, या फिर आपने कोई भी सिचुएशन आपने रख रखी थी तो उसके हिसाब से फिर जा सकते हो। या फिर वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर, जहाँ पे पार्टनरशिप एट विल है कि भाई जब जो चाहे छोड़ के जा सकता है, तो भी आप ऐसा कर सकते हो, नोटिस दे दो बाकी सबको और छोड़ के चले जाओ। सीधी सी बात है। मतलब अगर आपने कोई एग्रीमेंट वगैरह कर रखा है फिर तो बात अलग है, फिर तो वैसा फॉलो करोगे, नहीं करा है तो फिर सबकी परमिशन एडमिशन के टाइम पे भी चाहिए और रिटायरमेंट के टाइम पे भी चाहिए। एडमिशन में भी आप कुछ पहले से करके रख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप बनते वक्त ही आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई कल को किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए ना, अगर 3 में से 2 जने भी रेडी हो जाएंगे तो हम एडमिट करेंगे। ये तीनों पहले से ही एडमिट मतलब एग्रीमेंट कर रखा है इन्होंने, तो कल को फिर 2 जनों की परमिशन से ही तीसरा बंदा एडमिट हो सकता है, मतलब चौथा पर्सन एडमिट हो सकता है। उसके लिए सबकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी परमिशन की, ठीक है।
A retiring partner may be discharged from any liability to any third party for acts of the firm done before his retirement. एक रिटायरिंग पार्टनर जो है ना, मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी, उसकी जितनी भी लाइबिलिटी है उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी, आज़ाद 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 हो जाएगा वो, ठीक है। टू एनी थर्ड पार्टी, कौन सी लाइबिलिटी? टू एनी थर्ड पार्टी, किसी तीसरे पर्सन की अगर कोई लाइबिलिटी थी तो उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी। फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी एंड द पार्टनर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्म। देखो, ए बी सी पार्टनर थे, ठीक है, ए बी सी क्या थे? पार्टनर। अभी सी जो है ना वो छोड़ के जा रहा है, सी के ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये ना क्या करेगा, राम है इसको पे करेगा 2 लाख रुपए, इसने लोन ले रखा था, ठीक, या फिर इसने ले रखा था, पूरी फर्म ने ले रखा था, दोनों ही केस में बात हो जाती है। ऐसे केस में जो ये क्रेडिटर वाला बताया था उससे मिलता जुलता है ये। तो अगर ये कह रहा है ना कि भाई मैं छोड़ के जा रहा हूँ और आज के बाद मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी इवन मेरे पुराने कामों के लिए, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट रूल क्या कहता है? डिफ़ॉल्ट रूल कहता है जिस टाइम पे आप पार्टनर थे ना, जिस टाइप में, जिस डेट से जिस डेट तक, उसके लिए हमेशा लाइबल रहोगे, ऑलवेज लाइबल, ठीक है। सो उसके लिए हमेशा लाइबल रहोगे। जैसे इन्होंने 2020-21 में क्या करा, पार्टनर था, 1 साल पार्टनर आए मिस्टर ए, ठीक, मिस्टर ए 1 साल पार्टनर रहा। इस टाइम पे कुछ हुआ था जिसके लिए लाइबिलिटी अभी आ गई। इस टाइम पे इसने ना किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था जिसका केस फाइल हुआ 2030 में, 2030 में। इस केस में भी हम, अब तो पार्टनर नहीं है ए पार्टनर नहीं है, तब भी ए को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। क्यों? वो उस साल पार्टनर था जिस साल का ये केस है। समझ में आई ना? सो यहाँ पे क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट रूल क्या कहता है, एक पार्टनर हमेशा लायबल रहेगा उस टाइम पीरियड में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई इसी तरह की कोई लाइबिलिटी आती है तो। अब क्या हुआ, सी जाना चाह रहा है, वो कह रही सोच रहा है कि देखो भाई ऐसी पूरी ज़िंदगी भर एक डर के सारे मैं नहीं जी सकता हूँ, अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई सारी जो इतना टाइम मैं रहा हूँ ना उस लाइबिलिटी से भी रिटायर करो मुझे। तो ये क्या करेगा, एक तो राम से परमिशन लेगा, राम से रिटर्न में परमिशन लेगा क्या कि देखो भाई आज से तुम्हारी और मेरी सारी लाइबिलिटी ख़त्म हो गई, जो 2 लाख रुपए हैं ये ए और बी से लोगे तुम, मुझे कल से कभी भी कभी कोई पैसा नहीं मांगोगे, ठीक है, मेरी आज से सारी तुम्हारे और मेरे बीच की सारी लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। दूसरा, बी और सी, ए और बी भी तो रेडी होने चाहिए ना भाई, उनके बिल नाम पे बिल फाड़ के जा रहे हो तो उनको भी तो रेडी होना जरूरी है। सो वो भी रेडी होने चाहिए कि ठीक है हम 2 लाख रुपए राम को दे देंगे, तुम चले जाओ शांति से, तुम चले जाओ हिमालय पे, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो ऐसे वाली सिचुएशन है, ठीक है। सो वहाँ पे अगर ऐसा है तो आप पहले से रिटर्न में करके कॉन्ट्रैक्ट करोगे। He and the partners continued to be liable as a partner to third parties for any act done after the retirement until public notice is given of the retirement. आपकी लाइबिलिटी तब तक की रहेगी जब तक आप नोटिस नहीं दे देते हो। इस टाइम के लिए वो पार्टनर रहा, ठीक है। नॉर्मल रूल हमने क्या पढ़ा है, जिस दिन छोड़ के चला गया उस दिन के बाद से उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उसके बाद भाई फर्म कुछ भी कर रही हो इसका कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि ये तो बेचारा छोड़ के चला गया। लेकिन एक्चुअल में वर्ड क्या होता है, एक्चुअल ये होता है कि जब तक ये नोटिस नहीं दे देता। फॉर एग्जाम्पल इसने नोटिस दिया 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को नोटिस दिया तो इसकी लाइबिलिटी ना 1 जनवरी से 30 जुलाई तक के बीच की रहेगी। भले ही ये उसके बाद पार्टनर नहीं था, एक महीना ये पार्टनर नहीं था, अगर दूसरे पार्टनर्स ने, फर्म ने स्टिल इसके बिना भी कोई लाइबिलिटी ले ली ना, उसके लिए जिम्मेदार ये भी होगा। तो अगर तुम्हें इस काम से बचना है तो जिस दिन रिटायरमेंट ले रहे हो उसी दिन पब्लिक नोटिस इशू कर दो, देर मत करो। बात समझ में आ रही है? सो एक्चुअल में जो लाइबिलिटी रहती है आपकी कब तक की रहती है, जब तक कि आप पब्लिक नोटिस नहीं दे देते हो। सो उस टाइम पे आपके पार्टनर्स ने, अगर दूसरे जो पार्टनर्स थे उन्होंने कोई किसी से उधार ले लिया, कुछ कर लिया, तो उसके जिम्मेदार आप भी बन जाओगे, भले ही आप वैसे छोड़ के चले चुके थे। प्रोवाइडेड दैट द रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट द नोइंग दैट ही वॉज अ पार्टनर। लेकिन एक बात क्या कही कि देखो अगर किसी पर्सन को, ये जो कस्टमर है ना या क्रेडिटर है, कोई भी है, क्रेडिटर ले लेते हैं, उसमें आपको समझ में जल्दी आता है। क्रेडिटर, इसको ये पता ही नहीं था कि जो छोड़ के जा रहा है बंदा सी ये कभी पार्टनर भी रहा है, तो क्या अभी कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। देखो अब मैं आपको पूरा क्रक्स बताता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, क्या हो रहा है। हमने कहा 1 जनवरी, 1 जून, ठीक है, इस टाइम तक पार्टनर थे कौन? ए बी सी,
फिर 30 जुलाई तक, 30 जुलाई को सी ने क्या करा, नोटिस दे दिया, छोड़ यहीं पे दिया था, नोटिस यहाँ पे दिया, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में पार्टनर कौन रहे, सिर्फ ए एंड बी। बात क्लियर। देखो हमने क्या करा, उसके नोटिस से लिंक करके चलें, जिस दिन वो नोटिस दे देगा ना उस दिन मान के चलेंगे छोड़ के चला गया। क्यों भाई, तुम छोड़ के घर बैठ जाओगे, बाकी लोगों को क्या पता। वो तो हो सकता है ना, इस भरोसे पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ फर्म के साथ कि आप उसके पार्टनर हो। कल को अभी क्या हुआ, हमारी फर्म में ना सचिन तेंदुलकर भी पार्टनर थे और उन्होंने छोड़ दिया, किसी को बताया भी नहीं। उससे पहले तो हमने खूब ऐड करे, सचिन पार्टनर है, सचिन तेंदुलकर पार्टनर है, लोगों में ट्रस्ट हो गया। और सचिन तेंदुलकर के और भी हमारे बीच में कुछ बात हो गई, वो छोड़ के चले गए और किसी को बताया भी नहीं। अब लोग तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करे जा रहे हैं ना, किस भरोसे पे, सचिन तेंदुलकर के भरोसे पे कि भाई सचिन तेंदुलकर इस फर्म में पार्टनर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है उनके ट्रस्ट पे। सो इसलिए नोटिस देना, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। पब्लिक नोटिस नॉर्मली कैसा मैंने बताया, न्यूज़पेपर में होता है, बाकी किसी भी तरीके से आप दे सकते हो। तो अगर जिस दिन नोटिस दे दोगे उस दिन माना जाएगा कि आप छोड़ के गए हो, उससे पहले तक मान के चला जाएगा कि आप क्या थे, पार्टनर थे। बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब जो हमने पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा कि भाई अगर ये जो क्रेडिटर है ना, ये जो मिस्टर क्रेडिटर है, इनको ये पता ही नहीं था कि जो सी है वो पार्टनर भी है। इन्होंने क्या करा, उधार दे दिया इस पीरियड में। तो क्या सी लायबल होगा, क्या नहीं होगा भाई। भले ही उसने नोटिस नहीं दिया था तब भी वो लायबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सी क्रेडिटर को तो वैसे भी नहीं पता था कि वो सी पार्टनर है, तो उसने सी के कारण तो दिया ही नहीं ना। तो अभी तो सी पार्टनर है नहीं, तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। बात समझ में आई। सो इस पीरियड में क्या होगा, दो सिचुएशन बनती हैं, लायबल इफ नो नोटिस गिवन, नो नोटिस गिवन, आपने नोटिस नहीं दिया है तो लायबल होते हो नॉर्मली। बट क्या होगा, बट इफ थर्ड पार्टी डजेंट नो दैट सी इज पार्टनर, तो फिर क्या होगा, नो नॉट लाइबल। क्लियर, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ याद रखना पड़ता है थोड़ा सा कंसेप्ट। देखो फाउंडेशन में क्या हो जाता है ना, फाउंडेशन में हमारी छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, इफ़ बट ये सब। तो मतलब लॉ में सिर्फ यही चैलेंजिंग होता है कि हर चीज़ का याद रखना है, कब क्या है कब क्या नहीं है, इसके ऊपर ही केस लॉज हमारे बन जाते हैं। सो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम ए फर्म डज नॉट डिजॉल्व इट। अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म बंद हो जाएगी। तो भाई कॉमन सेंस है, फर्म तभी बंद होगी जब आप उसको डिजॉल्व कर रहे हो। एक छोड़ के जा रहा है तो वो तो सिर्फ रिटायरमेंट है ना। अकाउंट्स में भी रिटायरमेंट अलग और डिसोल्यूशन अलग पड़ा था ना, दोनों को साथ साथ कहाँ पड़ा था, वरना तो फिर एक ही क्वेश्चन करते हम। एक्सपल्जन ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर को निकाल देते हो तो। अब पार्टनर मेट नॉट बी एक्सपेल्ड, किसी पार्टनर को हम निकाल नहीं सकते हैं फ्रॉम ए फर्म बाई एनी मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर। चाहे सारे के सारे पार्टनर कह दें कि भाई तू निकल जा, तब भी वो उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, उसको नहीं निकाल सकते। ठीक है, क्यों भाई, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला है। जो पार्टनरशिप है वो कैसा, म्यूचुअल वे पे है, गुड फेथ में हम काम करते हैं, जहाँ पे हर किसी को क्या है, इक्वल पावर दी है। मेरे पास कोई चीज़ है, मेरी कोई प्रॉपर्टी है, क्या कोई उसको निकाल सकता है, क्या मुझसे छीन सकता है, क्या नहीं छीन सकता। उसी बेस पे यहाँ पे बात करी गई है। सेव इन द एक्सरसाइज इन द गुड फेथ ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। ऐसा क्यों, ताकि हम, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है आपस में पार्टनरशिप का, वो गुड फेथ में हुआ था, आपस में भरोसे पे हुआ था कि कल को इस तरह से कुछ नहीं होगा, एक दूसरे को हम निकालेंगे नहीं, तो इसलिए आज भी आप निकाल नहीं सकते हो। दो द पावर ऑफ एक्सपोल्जन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। निकाल सकते हो सिर्फ कभी जब ऐसा आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखो। देखो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी कर दिया फिर तो क्या दिक्कत है। द पावर हैज़ बीन एक्सरसाइज बाय द मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, और फिर इसको निकालने के लिए मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स रेडी हुए हों। ठीक है, ये सारी सिचुएशंस पूरी होना जरूरी है, ऐसा नहीं एक हो जाए सब। इट हैज़ बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ, और जो आप निकाल रहे हो वो गुड फेथ में, ऐसा नहीं कि भाई किसी का बुरा करने के लिए आप निकाल रहे हो सिर्फ, या आपस में आपने क्या करा, गुट बना लिया दो तीन जनों ने और कह दिया इसको निकाल लो भाई, ये सबसे हमारे लिए नुकसान कर रहा है, इसको निकालते हैं और फर्म को बढ़िया से चलाएंगे। ठीक है, तो मतलब गुड फेथ में होना चाहिए, जेन्युइन रीज़न होना चाहिए उसको निकालने का। एक्सपल्जन जो है पार्टनरशिप के फर्म के लिए बेहतर होना चाहिए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, वाकई में किसी के फायदे के लिए होना चाहिए। द पार्टनर टू बी एक्सपेल्ड इज सर्व विद द नोटिस, उसको पहले से एक नोटिस भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं बस सुबह जैसी आया आपने कहा वापस जाओ भाई, आज से तो कुछ आपको एंट्री नहीं मिलेगी, वापस जाओ, निकाल दिया हमने आपको सबको मिलकर। कोई जॉब पे रखा है क्या, जॉब पे भी नोटिस देना पड़ता है।
ही इज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको सुनने की एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि भाई वो अपना पक्ष भी रख सके। ये हमेशा मिलती है। इंडिया हमेशा कहता है क्या, अपराधी को सज़ा सुनाने से पहले उसकी बात भी एक बार सुन लो, ऐसा नहीं कि सीधा बस फांसी चढ़ा दो उसको। तो सीधी सी बात है, देखो भाई किसी भी पार्टनर को आप एक्सपेल नहीं कर सकते हो, सिर्फ तब कर सकते हो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में स्पेशली लिखा था मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स उससे रेडी हो, और ऐसा जो किया गया वो किस लिए, गुड फेथ में किया गया हो, फर्म के फायदे के लिए किया हो। ठीक है, ये ऊपर वाला पढ़ लेना, एग्जाम्पल पढ़ लेना। In this context, you should also remember that provisions which we have just discussed will be equally applicable to an expelled partner as it was retired partner। जो हमने ऊपर पढ़ा है ना लाइबिलिटी वाले सारे कॉन्सेप्ट्स, तो वो सारे हमारे यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, भले ही हमने उसको निकाला हो। एक तरह से निकालना भी तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट जैसा ही हो गया ना। तो हमने जो टॉपिक ही पढ़ा था वो पढ़ा क्या था, गोइंग आउट। ये तो नहीं पढ़ा था ना कि रिटायरमेंट है या क्या है, गोइंग आउट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो सबके ऊपर अप्लाई है। ठीक है, सो लाइबिलिटी उसकी उसी पीरियड के लिए रहेगी जब तक का वो रहा था उस टाइम पीरियड पे, फिर उसको नोटिस देना रहेगा, वो सब चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एन इंसॉल्वेंट, जिसको कोर्ट ने क्या कह दिया है, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, ही सीज टू बी अ पार्टनर, उसी दिन से वो पार्टनर बनना खत्म हो जाएगा उसका, मतलब अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ऑन द डेट ऑन विच द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन इज मेड, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया उस दिन के बाद से वो पार्टनर नहीं रहेगा। वेदर और नॉट द फर्म इज हेयर बाय डिजॉल्व, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है फर्म डिजॉल्व है या नहीं, बस जिस दिन आपको दिवालिया घोषित कर देते हैं ना उस दिन से आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ख़त्म हो जाते हो। मतलब पढ़ा है ना हमने, इंसॉल्वेंट पर्सन क्या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो इंसॉल्वेंट पर्सन जब तक आप डिक्लेयर हो तब तक क्या आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो आप पार्टनर भी नहीं रहोगे, आप रिटायर हो जाओगे। सो ये रिटायरमेंट कैसा, किसी की मर्जी से नहीं, कोर्ट के ऑर्डर से हो रहा है। Partners or adjudicated is not liable for any act of the firm, and the firm is not liable for any act of the insolvent done after the date on which the order of adjudication is made। सीधी सी बात है भाई, ये तो वही बात होगी ना, हमेशा हम क्या कहते हैं, जिस दिन से पार्टनर छोड़ के जा रहा है ना, पार्टनर जिस टाइम पार्टनर नहीं रहा उस दिन के बाद दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। पार्टनर के करेगी फर्म को कोई लाइबिलिटी नहीं आती, और फर्म का करेगी पार्टनर की कोई लाइबिलिटी नहीं आती, क्योंकि दोनों के बीच का जो म्यूचुअल एग्रीमेंट था वही खत्म हो चुका है अब। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर उसमें निकाल दिया तो भी वही बात है। लाइबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, अगर कोई डेथ हो जाती है तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे कितना रिकवर होगा, उसकी क्या लाइबिलिटी रहती है। नॉर्मली क्या होता है, डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, सो उसके जितनी भी कैपिटल उसके हिस्से की थी या जितना प्रॉफिट था जो कुछ भी था उसके लीगल हेयर्स को दे देते हैं। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर को। सो यहाँ पे अभी उसकी बात हुई है कि उसकी प्रॉपर्टी में से कितना रिकवर कर सकते हो। एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। देखो भाई, उसमें से आप सिर्फ उतना रिकवर कर सकते हो जितना उसके टाइम की लाइबिलिटी थी। उसके बाद अगर जिस टाइम उसकी डेथ हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा ना बीच में, तो पार्टनर ही नहीं रहे, तो अभी उसकी किसी तरीके की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आती है अगर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कोई फर्म, मतलब फर्म किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है तो, क्योंकि फर्म और उसके बीच में अब किसी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा है। दोनों अब मतलब पार्टनरशिप, फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, वो पार्टनर्स ही नहीं है, तो हमारा एजेंट और प्रिंसिपल वाला भी नहीं है। तो फर्म कुछ भी करे उससे पार्टनर के ऊपर, उसके ऊपर जिसकी डेथ हो चुकी है उसके ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर भी जो रियल एस्टेट थी उसके ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके ऊपर तो क्या फ़र्क करोगे, अब उसकी आत्मा से जाके तो नहीं लेके आओगे। ऑर्डिनरी द इफेक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बट द रूल इज सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फर्म को डिसॉल्व मानेंगे, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कह दिया तो बात अलग है। सो ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट रूल, रिटायरमेंट होने से फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, बट डेथ होने से फर्म डिसॉल्व हो जाती है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और कहा है तो फिर तो बात पूरी तरह से अलग है। क्लियर, ओके है पूरी तरह से सब कुछ, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं एक बार। एक्स वॉज अ पार्टनर इन अ फर्म, एक्स पार्टनर था, फर्म ऑर्डर गुड्स इन एक्स लाइफ टाइम बट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स वॉज मेड आफ्टर एक्स डेथ। फर्म ने क्या करा था, जब एक्स जिंदा था ना उस टाइम पे कोई ऑर्डर करा था गुड का, लेकिन गुड्स की डिलीवरी कब हुई, एक्स के मरने के बाद। इन सच ए केस एक्स एस्टेट वुड नॉट बी लायबल टू द डेट। इस केस में एक्स के
प्रॉपर्टी में से कोई भी डेट नहीं रेज करा जाएगा। अ क्रेडिटर कैन हैव ओनली अ पर्सनल डिक्री अगेंस्ट द सर्वाइविंग पार्टनर and the decree against the partnership asset in the hands of those partner. A suit for goods sold and delivered would not lie against the representative of the deceased partner. This is because there was no debt due in respect of the goods in X lifetime. देखो यहाँ पे जब वो जिंदा था उस टाइम पे उसकी लाइबिलिटी आई ही नहीं थी। अभी क्या हुआ, जिंदा था एक्स, ये जिंदा है जो, अब क्या लिखूं जिंदा को, ठीक है जिंदा है, बस ये जिंदा है, यहाँ पे समझ लेना ये जिंदा है, ठीक है। सो इस टाइम पे इसकी जो फर्म थी ना, फर्म, इन्होंने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, बहुत पहले ऑर्डर प्लेस कर दिया था। फिर एक्स परा बन गया, ठीक है, ये परा बन गया तितली जैसा, ठीक है, ये इसका एंटीना, ये बन गया परा, ठीक है। इत्तू पित्तू जेल बंद होता, आपको नाम भी नहीं पता होगा ये वाला, तो जो मैंने बोला कि सर क्या बोल गए आप, ठीक है, तो ये जिन बन गया। अभी क्या हुआ, जो ये फर्म ने ऑर्डर करा था ना, ऑर्डर प्लेस करा था, ये ना इस टाइम पे आया जब ये मर गया, उसके बाद आया फर्म के पास। फर्म की लाइबिलिटी अब रेज हुई, जब सामान आया ना तब पेमेंट करनी है, उससे पहले ऑर्डर प्लेस करने पे पेमेंट का सिस्टम नहीं था इस वाले केस में, तो ऑर्डर कैंसिलेबल था, ठीक है। अभी जब आया है तो यहाँ पे क्या, अब लाइबिलिटी थी, बंदा आ गया है, वो सामने खड़ा है, उसको पेमेंट करनी है, तो ये पेमेंट ना रिमेनिंग पार्टनर्स करेंगे, रिमेनिंग एक्स से कुछ नहीं लेंगे। क्यों, ये जो लाइबिलिटी रेज हुई है ये कब हुई है, एक्स की डेथ के बाद। एक्स की डेथ के बाद फर्म के किसी भी काम से एक्स की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। हाँ, लाइबिलिटी अगर एक्स से के मरने से पहले आगे होती तो बात अलग थी, फिर तो क्या करना था, एक्स के एस्टेट में से भी पैसा निकालते। सीधी सी बात है भाई, जब पार्टनर कोई छोड़ के चला गया ना, ठीक है, अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला गया तो उसके बाद उससे कुछ नहीं वसूल हो गया, अब जाने दो, वो छोड़ के गया है हमेशा के लिए या टेम्प्रेरी छोड़ के गया, रिटायर हुआ है या डेथ हुआ है, जो भी हुआ है, अब उसको नहीं तड़पाओगे, वो बेचारा पहले इतना तड़प के चला गया, अब उसको कुछ नहीं कहोगे, अब कहोगे भाई तुम मजा दो, हम जो करेंगे हम करते रहेंगे, आपको कुछ भी किसी तरीके की कोई लाइबिलिटी नहीं करनी है पे, ठीक है, पूरी तरह से ओके है, चलिए।